हेलो दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी के साथ उपलब्ध हैं। आज की जो हमारी वैकेंसी है वो है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, इसको इंग्लिश में कहते हैं UPRVUNL। ओके, इसमें 3 प्रकार के ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली है हमारी। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारे ट्रेड्स हैं, पहला हमारा है फिटर, दूसरा हमारा इलेक्ट्रीशियन, तीसरा मेरा इंस्ट्रूमेंट है। इन ट्रेड जो हमारे हैं, ये हमारे जो ट्रेड में अगर जब ये कोई भी स्टूडेंट मेरा अगर सेलेक्ट होता है तो उसको इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 के अंतर्गत रखा जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो हमारे फिटर वाले हैं उसमें जो OBC वाला है, OBC के लिए सिर्फ 1 सीट है, और जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में हमारे जनरल के लिए 1 भी सीट नहीं है। तो यहाँ पर OBC वालों के जो फिटर वालों के लिए ये न्यूज़ अच्छी नहीं, क्योंकि OBC में सिर्फ 1 ही सीट है, और इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें जनरल वाले के लिए 1 भी सीट नहीं है। और जहाँ तक हमारा इलेक्ट्रीशियन की बात की जाए तो इलेक्ट्रीशियन हर कैटेगरी में कुछ न कुछ सीटें हैं। जैसे हमारे जनरल में आप 56 है, हमारा OBC में 16 सीट है, SC में हमारा 24 है, ST में मेरा 3 है, EWS में 11 है, ESM में मेरा 2 है, और DFF में मेरा 2 सीट है। तो यहाँ पर ये देखते हुए क्लियर हो रहा है कि इस वाली जो वैकेंसी है इसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए बहुत हद तक अच्छी है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रीशियन को ही वरीयता मैक्सिमम दी गई, क्योंकि वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन के लिए ही इसमें ज़्यादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग को ये बता दें कि जब हम फॉर्म फिलअप करने जाए, जब भी हम फॉर्म को फिलअप करने जाए तो फॉर्म फिलअप करने से पहले हमको क्या क्या चीज़ जान लेना चाहिए, जिससे कि हमको आगे चल के कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम या समस्या का सामना न करना पड़े। तो नोटिफिकेशन इसलिए ही बहुत बारीक से पढ़ना पड़ता है। इस नोटिफिकेशन के पहले पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है कि ये जो पद हमारे अलॉट किए गए हैं फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंट के, तो ये पद ये जो हमारे UPRVUNL है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये चाहे तो पद को घटा भी सकते हैं और आवश्यकता पड़ी तो पद को बढ़ा भी सकते हैं। पहली लाइन का ये मतलब है। और इसमें जो दूसरी लाइन है, इस दूसरी लाइन का मतलब ये है कि ये जो सब पद निकले हैं, अगर यूपी का अगर कोई बंदा, यूपी का अगर कोई स्टूडेंट अगर इस फॉर्म को फिलअप करता है तो उसको सिर्फ आरक्षण मिलेगा। यदि अन्य राज्य वाले, स्टेट वाले, जैसे बिहार हो गए, अगर अन्य स्टेट वाले अगर बच्चे अगर इसको फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। और तीसरी लाइन का क्या मतलब है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, चाहे फिटर या इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको पाली मीन्स आपको शिफ्ट वाइज काम करना पड़ेगा। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, इस शिफ्ट वाइज आपको काम करना पड़ेगा। और इसी चौथी जो पॉइंट का मतलब है कि ये जो लिखे कि पद पेंशनेबल ना होकर, मतलब अगर पद पेंशनेबल ना होकर मात्र अंशदायी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत अवतरित है। कहने का मतलब आप किसी भी ट्रेड से अगर आप सेलेक्ट हो, चाहे आप फिटर से, चाहे आप इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंट से, जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको ऐसा नहीं रिटायरमेंट के बाद आपको ये पेंशन मिलेगा ना, पेंशन इसमें नहीं मिलेगा। आपको लिखा है वो मात्र अंशदायी भविष्य, मतलब जो भी कुछ थोड़ा बहुत अंशदायी भविष्य निधि के अंतर्गत आता है वही आपको दे दिया जाएगा। और चौथी लाइन इसमें लिखा है कि जो मैट्रिक लेवल जो आपका पद अपन वेतन जो आपको मिलेगा, ये वेतन आपको मैट्रिक लेवल 4 के कैटेगरी के अंतर्गत आपको मिलेगा। इसमें आपको जो 28,000 रुपये आपको बेसिक मिलेगा, 28,000 रुपये आपको बेसिक मिलेगा। उसके साथ आपके जो जैसे उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जो भी भत्ते लागू होंगे, TA, DA, वो भी इसके साथ ऐड होकर आपको मिलेगा। और आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अनिवार्य मीन्स मैंडेटरी है, शैक्षणिक अहाता है, ये आप पढ़ लेंगे। ये हमारा फीटर के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए और इंस्ट्रूमेंट के लिए, तीनों के लिए सेम होने वाली है, सेम क्राइटेरिया रहेगा। इसमें क्या ये लिखे हैं कि आपको हाई स्कूल, आपको मैथ और साइंस से पास होना चाहिए, पहली अनिवार्य है। और दूसरा अनिवार्य ये है कि अगर आप फिटर से ITI किए हैं या फिर आप इलेक्ट्रीशियन से ITI किए हैं
या आप इंस्ट्रूमेंट से ITI किए हैं तो आपके पास फिटर, इलेक्ट्रीशियन या इंस्ट्रूमेंट किसी जो जिससे भी ITI की उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और तीसरा जो है ये अनिवार्य क्या है कि आपके पास डोएक जो अभी जो वर्तमान उसका नाम चेंज हो गया NIELIT हो गया, इसके अंतर्गत आपको CCC का भी मार्कशीट होना चाहिए। ओके, और अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या इसमें है। तो इसमें आप देखते हैं कि उपरोक्त कहने का मतलब जो उपरोक्त हमने भी को समझते हुए आए हैं, उपरोक्त जो लिखा है उसके लिखा उपरोक्त सभी शैक्षिक अर्हता ऑनलाइन आवेदन के समय पूर्ण होनी चाहिए। कहने का मतलब जब ऑनलाइन आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते वक्त आपके पास 10th कंप्लीट हो जाना चाहिए, ITI कंप्लीट होकर आपके पास मार्कशीट हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास डोएक NIELIT से CCC का मार्कशीट भी कंप्लीट होना चाहिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो। और उसके आगे लिखा है जिसे अभिलेखी परीक्षण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभिलेखी परीक्षण का कहने का मतलब होता है जब आपका वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको ये सब आपको दिखाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन में आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके आगे फिर ये पॉइंट क्या लिखे हैं कि दूरस्थ शिक्षा माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र, मतलब दूरस्थ शिक्षा क्या है, डिस्टेंस लर्निंग एवं अनुभव के आधार पर प्रमाण पत्र अथवा तकनीकी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मतलब अगर आप डिस्टेंस लर्निंग करके चाहे आपने ITI किया है या फिर आप हाई स्कूल किए हैं तो ये यहाँ पर मान्य नहीं होंगे, वो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। और दूसरा यहाँ पे क्या मेंशन किया है, दूरस्थ शिक्षा से प्राप्त हाई स्कूल प्रमाण पत्र भी नहीं मानोगे। जैसे हमने यहाँ ऊपर ही बता के आ रहा हूँ, तो ये अगर आप दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग करके अगर आपने हाई स्कूल अगर भी किया है तो ये वहाँ पर मान्य नहीं होगा। और तीसरा इनका पॉइंट क्या है, ऑनलाइन आवेदन को हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ, इसका इस लाइन का क्या मतलब है, यदि आप हाई स्कूल की परीक्षा अगर उत्तीर्ण हैं, अगर आप हाई स्कूल की परीक्षा अगर उत्तीर्ण हैं, कहने का मतलब हाई स्कूल की परीक्षा अगर उत्तीर्ण है, अगर हाई स्कूल आप किए हैं तो आपको जो मैथ है और प्लस जो साइंस है इसमें आपको अलग अलग पास होना चाहिए। कहने का मतलब आपको मैथ में भी पास होना है और साइंस में भी पास होना है। ऐसा कि नहीं आपको 6 विषयों में, जो हाई स्कूल की 6 विषय होती हैं, अगर आप 5 विषय में पास हो गए और साइंस में आपका बैकलॉग लग गया है, फिर भी आपको बैकलॉग लग गया है, फिर भी आपको इंक्लूडिंग अगर कहा जाए कि आपने हाई स्कूल आपने पास कर लिया है तो ये मान्य नहीं होगा। आपको मैथ और साइंस में तो अनिवार्य ही पास होना है। ओके, और उसके आगे चलते हैं क्या लिखा है। तो इसमें आप देखते हैं, देखिए इसमें एक पॉइंट ये भी लिखा है कि जब आप लोग ये जो ITI का जो किए रहेंगे वो आपको चाहे SCVT या NCVT से आपके पास होना चाहिए। और ये जो आप CCC का मार्कशीट करेंगे ये आपके पास 80 घंटे का होना चाहिए, 80 घंटे का CCC का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और जो आपके पास CCC का मार्कशीट है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे उस वक्त आपके पास अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको वहाँ पर ग्रेड और ग्रेड के साथ साथ वहाँ उसका डेट भी लिखना पड़ता है कि कौन से डेट पे आपको मार्कशीट ये मिली है, इसलिए आपके पास अनिवार्य होना चाहिए। अगर आपने ग्रेड भी रॉन्ग लिख दिया, आपने C ग्रेड लिख दिया और आपने डेट भी अंदाजे लिख दिया कि चलो 12 तारीख को हमको ये मार्कशीट मिली है और आपने CCC किया भी नहीं है, और बाद में आप ITI का फॉर्म भरने के बाद अगर आप CCC करेंगे तो उस वक्त आपको जो हो सकता है ग्रेड भी चेंज हो जाए और आपका मार्कशीट का डेट चेंज हो जाए। तो जब वेरिफिकेशन के दौरान आपको प्रॉब्लम होगा। अगर वेरिफिकेशन के दौरान आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते हुए आप डालें ये है और आपको मिला ये है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपका ये निरस्त कर दिया जाएगा, आपका मतलब ज्वाइनिंग निरस्त कर दिया जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें ये एक पॉइंट यहाँ पर इसमें ये लिखा है कि जो आपकी आयु होगी वो आपको 18 से 40 वर्ष तक मानोगे। वो अभी कैलकुलेट कौन से डेट से किया जाएगा, 1/7/2022 के डेट से कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि मिनिमम आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो हमारा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट सिर्फ किससे रिलेटेड है, या अप्रेंटिस से रिलेटेड है। कहने का मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, एक विद्यालय में एक ही साल में पास किए हैं, दोनों पास होकर बाहर निकल गए
बाहर निकलने के बाद एक हमारा जो स्टूडेंट था वो अप्रेंटिस कर लिया और एक दूसरा स्टूडेंट अप्रेंटिस नहीं किया है। और तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यदि ये लिखित परीक्षा में दोनों विद्यार्थियों के अंक अगर समान आएंगे, अगर समान है, तो जो स्टूडेंट अप्रेंटिस किया रहेगा उसका चयन हो जाएगा, बाकी दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर फिर या फिर किसी भी शर्त में दोनों का अंक समान हो जा रहा है, तो जो विद्यार्थी पहले अगर ITI किया रहेगा उसका चयन हो जाएगा, बाद वाले को छोड़ दिया जाएगा। और तीसरी ये बात है कि अगर किसी दो स्टूडेंट का अंक समान हो गया, अगर उस दो स्टूडेंटों में जिस स्टूडेंट की उम्र ज़्यादा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, जिसकी उम्र कम है उसको छोड़ दिया जाएगा। ओके। और आयु में अनुबंध छूट की बात की जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे अनुसूचित जाति जो SC है या ST है या OBC, और वो कौन से OBC जो स्वतंत्रता सेनानी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए अधिकतम 5 वर्ष की छूट, उनके लिए अधिकतम हमारी जो छूट है वो 5 वर्ष के लिए मान्य है। और कहने का मतलब जो भूतपूर्व सैनिक हैं, वो भूतपूर्व सैनिक को भी 5 वर्ष की भी छूट मान्य है। और एक पॉइंट ये आता है कि जो हमारे अप्रेंटिस किए हैं, उस अप्रेंटिस करने वाले को भी कुछ आयु में छूट दी जाएगी, या 1 वर्ष की छूट, यहाँ पे लिखा है 1 वर्ष जो भी कम हो, 1 वर्ष या उससे नियर अबाउट में भी उनको छूट दी जा सकती है। तो यहाँ पर आवेदन शुल्क की बात करें तो जो हमारे SC हैं और ST हैं उनको सिर्फ 826 रुपये लगेंगे, और वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उनको सिर्फ 826 रुपये लगेंगे। और बाकी अन्य श्रेणी जैसे हमारा जनरल हो गया, OBC हो गया, उनके लिए 1180 रुपया, उनके लिए 1180 रुपया चार्ज लगेगा। जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देने सेंटर पे पहुँचे तो उस वक्त आपके पास क्या होना चाहिए? पहला तो आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए, दूसरा आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, और वही फ़ोटो होना चाहिए जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप लगाएं, वही फ़ोटो 2 होना चाहिए। और तीसरा बात, आपके पास एक ID प्रूफ होना चाहिए। ID प्रूफ में आप चाहे ड्राइविंग लाइसेंस ले लें, चाहे वोटर का ID ले लें, चाहे आधार कार्ड ले लें या पैन कार्ड ले लें, कोई भी आपके पास एक होना चाहिए। और जो ID प्रूफ आप वहाँ पर प्रस्तुत करें उसमें जो फ़ोटो लगभग साफ़ ही होना चाहिए, और आप जो आपका पासपोर्ट साइज़ से थोड़ा हल्का फुल्का मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके ID पर फ़ोटो किसी दूसरे का अगर समझ में आ रहा है और आपके पासपोर्ट, इस पर पासपोर्ट या आधार कार्ड में किसी दूसरे का फ़ोटो है, तो आपको वहाँ पर परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा, आपको परीक्षा से वंचित कर दिया। बाकी का ये वेरिफिकेशन के समय आपको दिया जाएगा। अभी फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं, जब आपका चयन हो जाएगा तो वेरिफिकेशन के समय ये काम आएगा, अभी नहीं काम आएगा। तो चलते हैं और आगे देखते हैं कुछ और इसमें कुछ खास मिलता है। तो अब आता है कि हमारा इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन से किससे कितने क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम आप लोगों को क्लियर कर देना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे टेक्नीशियन ग्रेड 2 का जो पद है 1 2 3 किसका, जैसे फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंट, तीनों के लिए की बात की जा रही है कि आपका जो पार्ट 1 होगा वो 150 मार्क का होगा। पार्ट 1 आपका 150 मार्क का होगा, और 150 मार्क का होगा, यानी आपके पास 150 क्वेश्चन का होगा। ओके, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और दूसरा पार्ट जो है वो मेरा 50 मार्क का होगा, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो इसमें जानने वाली बात यह है कि जो ये हमारा जो पार्ट 1 है ये हमारा सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। सब्जेक्ट्स देखिए यहाँ पर लिखा है देयर सेल बी 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस ऑफ ITI। आपका सिलेबस ITI जैसे आपका प्रैक्टिकल हो गया, आपका थियरी हो गया, थियरी के साथ साथ आपका मैथ हो गया, अगर मैथ भी हो गया, और जो भी सब्जेक्ट हो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन 150 आएगा। और जो पार्ट B है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर लिखे हैं, जिसमें आप लिखेंगे जैसे जनरल हिंदी आएगा, जनरल नॉलेज हो जाएगा, रीजनिंग आएगा, मतलब जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज और रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे।
और इसमें भी माइनस मार्किंग है, सब में माइनस मार्किंग ये है कि यदि आप 4 प्रश्न अगर सही करते हैं, मीन्स जैसे आप एक प्रश्न सही कर दिए, एक प्रश्न आपने राइट कर दिया और 4 प्रश्न आप रॉन्ग कर दिए, गलत कर दिए, तो आपका जो एक प्रश्न ये अंक जो सही ये मार्क जो मिले रहेगा ये भी कट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको गलत करने पर 0.25 मार्क आपका डिडक्ट किया, मतलब कि 1/4 भाग आपका चौथाई कट कर दिया जाएगा। ओके, और फॉर्म नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें एक चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये बंध पत्र क्या होता है कि यदि जब आप लोग ज्वाइनिंग हो जाएंगे, टेक्नीशियन जो ग्रेड 2 में फीटर इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट के जब ज्वाइनिंग हो जाएंगे तो ज्वाइनिंग के समय आप लोगों को 75,000 रुपया देना पड़ेगा। 75,000 रुपया ज्वाइनिंग के समय आप लोगों को देना पड़ेगा। ये 75,000 रुपया आप लोगों को किस लिए देना पड़ेगा कि आप लोग यहाँ पर 75,000 रुपया आप लोग यहाँ पर आप लोग को फाउंडेशन की तरफ जमा करना पड़ेगा। और इसका अगर हम लास्ट पॉइंट अगर बताएं तो लास्ट पॉइंट में है कि हमारे महत्वपूर्ण जो तिथियाँ हैं इसमें फॉर्म कब होंगे, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो ऑनलाइन आवेदन जो हमारा स्टार्ट हो जाएगा कि 12/7/2022 से हमारा ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। और ये मेरा जो चलेगा कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो मेरी रहेगी वो 5/8/2022 तक रहेगी और यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन शुल्क जमा मतलब कि कब तक आवेदन आप शुल्क आपको जमा ही कर देना है, तो आपको 12/7 से 5/8 तक आप अगर 12/7 को अगर आपने फॉर्म फिलअप किया और आवेदन शुल्क आपने जमा किया, आपने फॉर्म फिलअप करके छोड़ दिया है, तो आपको 5/8/2022 के बीच में आपको आवेदन शुल्क जमा करके आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लेना है। ओके दोस्तों, ये हो गया आज यूपी आर्मिनल वैकेंसी का नोटिफिकेशन। अगर हमारा आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ साथ कमेंट करिए कि हम आप लोगों को अच्छे से समझा पाएँ कि नहीं। ओके, चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।